हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मिस्टर मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी भर्ती 2024 और कंट्रोल भर्ती का दोनों का रिजल्ट जारी हो चुका है। फाइनल रिजल्ट आप सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, कहूंगा कि फाइनल पैनल में नाम आने से पहले कुछ एक परीक्षा है आपकी डीवी और मेडिकल के रूप में बची हुई है, जो भी आपको पास यहाँ पे करना जरूरी है। डीवी में कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनके कारण आपको बाहर भी किया जा सकता है। वो कौन से कारण हो सकते हैं, साथ ही डीवी को लेकर जो आपके मन में अलग अलग तरीके के डाउट बने हुए हैं, दोनों भर्तियों का मैं आपको कॉमन वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिएगा, रेलवे फॉर्मेट में बनवाना जरूरी है क्या, कितना पुराना रहेगा, कैसे बनेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैंने अपनी जो डीवी करवाई थी वो कैसे करवाई थी, किन किन चीजों का जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने या मेरे साथ और फेस की थी, उनका क्या कुछ सोल्यूशन रहा, उसी आप अनुभव के आधार पर आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ। गलती से फॉर्म भरते टाइम ईबीसी पे टिक हो गया तो उस केस में क्या करें। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के आपके कॉल लेटर यहाँ पे मांगे जाएंगे। जैसे कि आपका दोबारा से जो डीवी होगा, डीवी आपका इस महीने के लास्ट में या फिर जून फर्स्ट में आपका डीवी आपका करवाया जाएगा और जेडब्ल्यूएस का रिजल्ट भी 1-2 सप्ताह में यहाँ पे जारी हो जाएगा। और जो भाई लोग अभी बॉर्डर में बचे हैं 0.0 से 0.3 से ऐसे मार्क्स से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको उम्मीद अभी बरकरार रखनी चाहिए। कुछ एक भाई ऐसे होंगे जिनका दोनों भर्ती में सिलेक्शन हुआ लेकिन एक ही जगह वो ज्वाइन करेंगे। साथ ही कुछ एक का जो सीजीएल वगैरह में कुछ लोग डीवी में बाहर होंगे, कुछ लोग मेडिकल में बाहर होंगे। तो ऐसे में अभी काफी सारे लोग जो है अंदर बाहर होने वाले हैं। गलत कास्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, इनका क्या कुछ सॉल्यूशन है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर गलत हो गए या फिर एनओसी रिलेटेड डाउट्स है या फिर किसी के कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, इन सब के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और ये वीडियो जो है आपके एनटीपीसी कंट्रोलर के डीवी नहीं, रेलवे के कोई सा भी एग्जाम हो सभी की डीवी में यही चीजें आपके काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या दोबारा से भरा जाएगा। जैसे कि एनटीपीसी में कई सारे पोस्ट है, तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा से भरा जाएगा। तो बिल्कुल आपको दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा से नहीं भरवा जाएगा। और सेकंड जो है डाउट ये कि कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में बनवाना जरूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, एससी एसटी भाई लोग हैं, आपके पास में कितना ही पुराना हो, सेंटर वाला वो चल जाएगा, आपको दूसरा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी वाले भाइयों, आप जो इंग्लिश वाला जो आप बनवा लीजिएगा और रेलवे फॉर्मेट बनवाना कोई जरूरी नहीं है। आप इंग्लिश वाला सेंटर वाला बनवा लीजिए, वो आपकी डीयू में काम चल जाएगा। हालांकि रेलवे के द्वारा जो मांगा जाता है वो आपका रेलवे फॉर्मेट के अंदर ही मांगा जाता है। और ईडब्ल्यूएस वाले भाई भी जो है उनको यहाँ पे करंट में आपको नया बनवाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को दोनों आप सेंटर वाला बनवा लीजिएगा और आपको रेलवे फॉर्मेट में बनवाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जब अपना डीवी करवाया था तो मैंने रेलवे फॉर्मेट में बनवा लेता, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि रेलवे के द्वारा हमेशा ही मांगा जाता है कि रेलवे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएगा। लेकिन आप सेंटर वाला बनवाओगे तो वो भी चल जाएगा। अगर किसी भाई को रेलवे फॉर्मेट वाला बनाना है तो वो कैसे बनेगा वो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। मैं अपना खुद का आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, रेलवे फॉर्मेट वाला जो ओबीसी एनसीएल का अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो रेलवे फॉर्मेट के अंदर, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। इसको आपको प्रिंट बाहर निकालना है। ये जो बनेगा ये आपका जो ऑनलाइन वाला बनाओगे आप मित्र से, उसी के बिहाफ पे बनाया जाएगा। जैसे कि आपको पहले वो सेंटर वाला बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये रेलवे फॉर्मेट में बनवाया, उस टाइम रेलवे का ये फॉर्मेट था ओबीसी एनसीएल का, तो उसमें मैंने ये फॉर्मेट में बनवा लिया था। लेकिन इससे पहले मेरे को सेंटर वाला बनवाना पड़ा था और इसी के आधार पे इसमें जो नंबर वगैरह रहते हैं उसी का हवाला देते हुए इसको मैनुअल बनाया जाता है। इस वाले को ये देखिए मैनुअल बनाया गया है और इसके अंदर उसी लेटर का जो है मैंने ऑनलाइन बनाया था उसी का यहाँ पे हवाला दिया गया है, कैटेगरी नंबर, ये सारी कुछ चीजें। तो यहाँ से एक क्लियर आपको चीज समझ में आई होगी कि अगर आप रेलवे फॉर्मेट में बनवाना चाहते हो तो वो आपका ऑफलाइन बनेगा, उससे पहले आपको ऑनलाइन ही बनाना पड़ेगा और उसी के बिहाफ पे आपके जो भी तहसील वगैरह रहेंगी, आपके जो मजिस्ट्रेट वगैरह ऑफिस वगैरह रहेंगे वहां से वो बन जाएगा। लेकिन इसको बनवाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर इंग्लिश वाला बनवा लेते हो सेंटर वाला तो आपका चल जाएगा ओबीसी और एनसीएल वाले भाई, और आपको ये नया बनवाना पड़ेगा, पुराना आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। और पुराना जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपने ये सर्टिफिकेट लगाया था तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे पुराना वाला भी मांगा जाएगा, तो वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। अब देखिए तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, आपका जो फॉर्म है आपने जब आवेदन किया था तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोग अपने सामने रखिएगा और उसमें देखिएगा कि आपसे क्या क्या गलतियां पे हुई है। कई सारे साथियों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां पे निकल के आएगी। जैसे कि सबसे बड़ी कैटेगरी मिस्टेक आपने कर दी, आप आते हो एससी से और आपने फॉर्म पे भर दिया एसटी। अब आप एससी से आपने सिलेक्शन ले लिया, अब आपका जब डीवी होगा तो आपसे एससी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आप एससी का सर्टिफिकेट कहां से लाओगे, आप तो एसटी में हो। तो इस केस में क्या होगा, आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपको यहाँ पे यूआर की अगर जो यूआर की कट ऑफ आप पास कर रहे हो तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, अन्यथा आपको कैटेगरी का आपका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस केस में अगर आप अपनी कैटेगरी से सिलेक्शन हुए हो तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी ऑप्शन आप लोगों के पास में नहीं है। तो होता यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म खो गया, जो अपना एप्लीकेशन
आवेदन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे उसका डीवी में कहीं नहीं मांगा जाता, लेकिन अपने पहले पता कर लेते हैं उसको देखिए कि अपने फॉर्म जो भरा था तो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स अपने की है, उनका क्या कुछ सुधार अपन पहले ही जो है डीवी करवाने जा रहे थे, वो सब चीजें अपन लेकर जाए। तो अगर आपका खो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी कि आपको जो चीजें है वो बाद में जब आप डीवी कराओगे वहां आपका एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास पड़ा रहता है, वहां पे उसमें आपको सारी कुछ चीज देख ली जाती है और कोई कमी होती है तो वो लोग आपको बता देते हैं। अब देखिए एक पांचवा केस है, गलती से ईबीसी टिक हो गया। ईबीसी में आपको जब भी फॉर्म भरते हैं बार बार अवेयर करता हूं कि ईबीसी पे किसी को भी टिक नहीं करना है। ईबीसी सिर्फ 250 रुपए की छूट होती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस होती है उनके लिए, बाकी किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप जहां 500 रुपये फीस लगती है आपकी 250 रुपये लग जाती है। कुछ साथी 250 रुपये बचाने के चक्कर में ईबीसी को उस टाइम टिक कर लेते हैं, उस टाइम फॉर्म वगैरह नहीं मंगा जाता ईबीसी का। लेकिन अब अगर आपने टिक कर रखा है तो ईबीसी का फॉर्म आपको देना पड़ेगा। इसमें डीवी में अगर आपके परिवार की इनकम 50,000 से अधिक है तो फिर ईबीसी का सर्टिफिकेट आप लोगों का नहीं बन पाएगा। इस केस में इशू हो सकते हैं, हो सकता है आपसे एफिडेविट लेके काम चलवा दे, हो सकता है आपको यहाँ से इस बेस पे बाहर भी कर सकते हैं। तो कोई भी भाई हमेशा फॉर्म भरते टाइम ध्यान देंगे कि ईबीसी पे टिक कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ आज आप 250 रुपये छूट ले लोगे तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पता नहीं कितने 250 रुपये आपके लग जाएंगे ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने में। तो इसलिए इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने उस टाइम 250 रुपये यानी जो 500 रुपये फीस लगती है, फीस उन्होंने पूरी पेमेंट की है लेकिन उन्होंने गलती से ईबीसी टिक हो गया। इस केस में आपका एफिडेविट लग जाएगा, लेकिन आपने 250 की छूट ले ली ईबीसी का टिक करके, तो फिर इस केस में आपको जो ईबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना ही पड़ेगा, या फिर वहां पे जो भी ऑथोरिटीज है वो क्या कुछ गाइडलाइन है आपको उसका पालन करना पड़ेगा। 6 नंबर पे आधार आपका एड्रेस, आधार आपने नंबर गलत डाल दिया, एड्रेस आपने फॉर्म भरते टाइम गलत डाल दिया, तो इनका क्या सोल्यूशन होगा, तो इसके डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका जब भी डीवी होगा तो एक अटेस्टेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, उसमें दोबारा सारी कुछ चीजें आपकी मेंशन करवाई जाएगी, आधार कार्ड एड्रेस वगैरह जो भी चीजें, तो आप उसको सही से फिल कर लीजिएगा। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराना आपने कुछ गलत डाला है आधार एड्रेस वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है। मेल आईडी पर आपने गलत डाल दी, नंबर आपने गलत डाल दिए या आप चेंज करवाना चाह रहे हो तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको जो दिया जाएगा डीवी के टाइम तो उसमें सब चीजें आपको सही से डाल देनी है जो आपके पास में चालू कंडीशन में है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई किसी के फादर नेम में, खुद के नाम में, माताजी के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसके लिए एफिडेविट लग जाएगा, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस बेस पे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। पासिंग ईयर मार्क्स वगैरह आपके गलत डल गए कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी एफिडेविट चल जाएगा। कोलेटर आपका CBT1 CBT2 कोलेटर मांगे जाएंगे, अगर किसी भाई से खो गए हैं तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, एफिडेविट से इसमें काम चल जाएगा। एनओसी रिलेटेड यह है कि एनओसी आपको साथ लेकर जानी है क्या, तो देखिए दोस्तों मैं कहूंगा अगर आप एनओसी ले जा सकते हैं तो ले जाइए, अगर नहीं भी लेकर जाते हैं तो भी किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे समय मिलता है। सपोज दैट मान लो कोई भाई ऐसा है जो ग्रुप डी में भी कार्यरत है या फिर अदर किसी जॉब में है तो वह रिजाइन वगैरह के मार के जैसे भी एनओसी अपने आप से लेके जाता है तो वो लेकर जा सकता है अगर ईजीओ मिल रही है, बाकी उसमें समय भी आपको दिया जाता है। तो एनओसी आप बाद में भी थोड़े टाइम बाद भी यहाँ पे जमा करवा सकते हो। कोर्ट में केस वगैरह किसी भाई के चल रहा है तो उसको कोर्ट केस का निपटारा, देखिए इसमें भी अलग अलग कंडीशन आती है। मान लो कभी आपकी कोर्ट केस हो रखा है लेकिन आप उसमें बाइज्जत निकल गए तो आपको किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म जो होगा उसमें आपको सारी कुछ डिटेल से जानकारी देनी होगी। अगर आपके कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, किसी टाइप का कोई विवाद वगैरह, वो सब चीजें आपकी मेंशन करनी पड़ती है। अगर कहीं पे आपको पनिशमेंट मिली है, कोई सजा मिली है या कहीं पे आप दोषी ठहराए गए हो तो उस केस में आपकी जॉब पे दिक्कत आ सकती है। बाकी अगर आपका कहीं पे केस हो गया उसका निपटारा हो चुका है उसमें या फिर बाइज्जत आप उसमें बरी हुई है तो आपका इस जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसे तमाम तरीके की डीओ से रिलेटेड आपके कई सारे डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई मन में अब डाउट बचा हो तो वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या फिर वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। थैंक यू।